हेलो साथियों, अभिनंदन और स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से परिवार ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही थी मल्टीविटामिन सीरीज। इस सीरीज में जैसे कि आप सभी को पता है राजस्थान जीके अपन पढ़ते हैं, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसी सीरीज की एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं सीरीज में क्या लाए आज आज आप क्या पढ़ने वाले हो। तो चलते हैं पहली स्लाइड की ओर। पहली स्लाइड में क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे, देखो हाल ही के अंदर जो कि अशोक गहलोत ने अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले ही अनाउंस किया गया था। क्या अनाउंस किया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, प्रदेश के 7 जिलों में खेल अकादमियों के लिए 14.25 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी गई है। अब देखो कौन से अकादमी का है ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ से बनेगा। सीकर के कोलिडा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी होगी, ठीक है। बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी होगी, ठीक है। बीकानेर में कौन सी अकादमी होगी? साइकिलिंग अकादमी होगी। भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स अकादमी होगी और बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये अकादमी आपको याद रखनी जरूर, आपके एग्जाम में छपेगी कि 7 नए अकादमियों को मंजूरी दी है। कौन सी कहा है वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सीकर के कोलिडा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी होगी, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी होगी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी होगी, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स अकादमी और बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी होगी। और आज हम जो कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी है जो कि हाल ही में शुरू हुई है, तो इससे बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो आज हम इसका पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं कि कहाँ से सवाल बनने वाला है और कैसा सवाल बनने वाला है। तो सबसे पहले कौन से बजट में इसकी घोषणा हुई थी? तो देखो इसकी घोषणा जो हुई थी 2022-23 के बजट में हुई थी। आपको याद रखना कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जो घोषणा हुई थी कौन से बजट में हुई थी? तो 2022-23 में। शुरुआत कब मानी जाती है? 9 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। रोजगार गारंटी इंदिरा गांधी की से शुरुआत कब मानी जाती है, कहाँ से मानी जाती है? तो स्थान कौन सा है आपको याद रखना है। खानिया की बावड़ी जयपुर से हुई थी। कहाँ से भाई शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? खानिया की बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत हुई, ये भी आपको याद रखना। संचालन कौन सा विभाग? स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। शुरुआत मनरेगा की तर्ज के ऊपर, जैसे मनरेगा के अंदर काम दिया जाता है उसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में भी काम दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के प्रति परिवार को प्रति वर्ष कितना काम मिलेगा? 100 दिन का रोजगार मिलेगा, आपको याद रखना है। और हाल ही के बजट में जो कि अभी बजट पेश किया था 2023-24 के बजट में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना कि भाई जिन परिवार ने 100 दिन पूरे कर लिए उनको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार अवेलेबल करवाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और ये लागू कब से होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, ठीक है। शहरी या कतोड़ी और विशेष योग्य जन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। यानी 100 दिन तो है ही उनके पास, टोटल कितना हो गया? 100 दिन तो आपको दे रहा है, 100 और देंगे तो टोटल 200 दिन का रोजगार हो जाएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। कुल वार्षिक खर्च कितना? 1100 करोड़, ठीक है। 800 करोड़ तो जब 100 दिन का रोजगार था तब खर्च आया था, जब 25 दिन और बढ़ाने पर 300 करोड़ का खर्च, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1100 करोड़ रुपए का खर्च हो जाएगा। और इसमें उम्र क्या रखी गई है? 18 से 60 वर्ष के आयु के व्यक्ति इसमें पात्र होंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु यानी राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो किसी भूभाग पर लंबी समावधि के दौरान विभिन्न समय में विविध वायुमंडलीय जो दशाएं की औसत अवस्था होती है उस भूभाग को जलवायु कहा जाता है। जलवायु किसे कहते हैं? पहला आप परिभाषा इसकी देख सकते हो। उसके बाद तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा वायु वेग जलवायु के निर्धारण घटक है, ये भी आपको याद रखना। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना, ठीक है। और पूरे भारत की बात कर ले तो कितना प्रतिशत है? 10.41%, ठीक है। पूरे भारत का राजस्थान का एरिया, ठीक है, जिसका अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान में जो गुजरती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये अपनी राजस्थान की आकृति होगी, ये जो दक्षिणी पार्ट है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। बिल्कुल बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई गुजरती है, इसलिए इसने कहा कि अधिकांश भाग राजस्थान का कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। राजस्थान राज्य की जो जलवायु किस प्रकार में? उपोष्ण कटिबंध प्रकार में, ठीक है। केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का कुछ भाग उष्ण कटिबंध में आता है, बाकी उपोष्ण कटिबंध में आता है पूरा राज्य।
अगली बात कर ले तो कोपेन के अनुसार जलवायु का जो वर्गीकरण है वो पढ़ने वाले। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में तापमान, वर्षा, वनस्पति के आधार पर राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा। मुख्यतः उसने वनस्पति के आधार पर दिया था। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। और 4 भागों में बांटा जलवायु। सबसे पहले जो है एडब्ल्यू यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो इंग्लिश में इसको एडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। ये जलवायु राजस्थान के डूंगरपुर के दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। गर्मी का मौसम में तापमान कितना होता है? 30 से 34 डिग्री होता है। सर्दी में जो देखते 12 डिग्री से 15 डिग्री। वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। या घनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और मानसूनी पतझड़ वृक्ष भी मिलते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये राजस्थान का पार्ट हो गया अपना, एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है। एक तो अपने ये सिरोही जो माउंट आबू है वहां भी एडब्ल्यू प्रकार की पाई जाती है। दूसरा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और इधर झालावाड़ वाला जो एरिया, झालावाड़ वाले एरिया में भी एडब्ल्यू प्रकार की पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा और माउंट आबू सिरोही में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश यानी BSHW। ये जलवायु बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के दक्षिणी पूर्वी गंगानगर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। गर्मी का तापमान 50 डिग्री रहता है। सर्दी में तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। और औसत जो वर्षा औसत जो होती है 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। कितने? 20 से 40। कांटेदार झाड़ियां व शुष्क प्रिय पेड़ पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यानी BWSW, ठीक है। BWSW जलवायु की अगर आप बात करते हैं अपन, तो ये जो उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, श्रीगंगानगर जिले में आते हैं। इसमें भारत का महान मरुस्थल स्थित है या कठोर शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर, लाठी सीरीज भी इसी क्षेत्र में। लाठी सीरीज में सेवन घास होती है। फिर बात करते हैं शुष्क शीत जलवायु की बात करते हैं। कौन सी जलवायु? शुष्क शीत जलवायु, CWG। ये जलवायु प्रदेश के अरावली पर्वतों में दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग में पाई जाती है। हाड़ौती, मेवात, डांग क्षेत्र इसमें शामिल है। और यह भीड़ भी पाए जाते हैं। पठार वनस्पति विहीन हो गए, जिनमें नीम, बबूल और शीशम के बहुत पेड़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन कुछ, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं। अब मैप से आपको मैं बता देता हूं। जैसे आपके ये राजस्थान का मैप हो गया अपना, ठीक है। मैप से आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला जो एरिया अपना, ये शुष्क रेतीला प्रदेश आ जाता है। ये अपनी अरावली हो गई, ठीक है, ठीक है। और या फिर अपना हाड़ौती का पठार का झालावाड़ जिला हो जाता है, या अपना माउंट आबू, और यहाँ पर अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो देखो अब कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें जो जलवायु पाई जाती है BWHW पाई जाती है, आपको याद रखना, ठीक है। जिसमें जैसलमेर आ गया, आपका बीकानेर आ गया, और थोड़ा सा पार्ट जोधपुर का, और फिर गंगानगर वाला पार्ट आ गया। फिर बाकी 12 मरुस्थल के अंदर से बाकी जो जिले बचे वो सारे जिले BSHW में आ जाएंगे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। और ये वाला जो पार्ट है बाकी बता, ये CWG में आ जाएगा। किस में आएगा भाई? CWG के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर AW, ये भी अपना झालावाड़ वाला जिला AW में आ जाएगा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी AW में आ जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कोपेन का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार जलवायु को बांटता है राजस्थान की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है बिल्कुल माउंट आबू है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ ले आपको तो झालावाड़ है। सबसे ठंडा महीना जनवरी है, सबसे गर्म महीना जून है। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है जैसलमेर है। जैसलमेर के अंदर भी सम गांव है ना। वार्षिक विषमता का जो प्रतिशत सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान फ्लोदी जोधपुर है। और राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जिला चूरू है, ठीक है। ग्रीष्म काल में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में छपा हुआ सवाल है। स्थानीय जो हवाएं होती है उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो लू के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, स्थानीय जो हवाएं होती है, ठीक है। राजस्थान में सबसे अधिक रेत भरी जो आंधियां चलती है वो गंगानगर में चलती है, आपको याद रखना। सबसे ज्यादा जो आंधी आती है रेत भरी वो गंगानगर में। सूर्य से पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी जुलाई माह में होती है। और शीत वर्षा में जो स्थानीय वर्षा होती है जिसे मावट के नाम से जाना जाता है। ये मावट जो सर्वाधिक लाभदायक होती है गेहूं की खेती के लिए, सर्वाधिक लाभदायक होती है, ये भी आपको याद रखना। और इसे राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि गेहूं की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और ये जो आती है भूमध्य सागरीय
चक्रवात से आती है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से। 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे छोटा दिन होता है, ये आपको याद रखना। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में विभाजन करने का प्रयास सर्वप्रथम 1985 में राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगली स्लाइड में देखते हैं आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजस्थान हिस्ट्री में जो पढ़ने वाले अपन प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कि प्रजामंडल क्यों स्थापित किए गए, उसका उद्देश्य क्या है। तो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य कि रियासती कुशासन उसमें व्याप्त बुराइयों को समाप्त कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फिर बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन। सन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में रियासतों की जनता को अपने अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र संगठन बनाकर आंदोलन करने और जनजागृति फैलाने का आह्वान किया गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष बने और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार निर्णय लिया कि कांग्रेस को रियासती जनता के संघर्ष में साथ देना चाहिए। अब आज जो बात करेंगे अपन जयपुर प्रजामंडल, यहाँ से देखो एग्जामिनर सवाल जरूर उठाता है, तो जयपुर प्रजामंडल से जो जो सवाल बनने वाले वो सारे तथ्य मैंने इसमें शामिल किए, तो वही तथ्य अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1931 के अंदर हुई थी, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल था, प्रथम प्रजामंडल। जयपुर में राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास करने का श्रेय अर्जुन लाल सेठी को जाता है। किसे जाता है भाई? अर्जुन लाल सेठी को जाता है। पंडित हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बालचंद शास्त्री और मंत्री केसरलाल कटारिया थे। ठाकुर कल्याण सिंह खाचरियावास और श्यामल वर्मा आदि के नेतृत्व में 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने का आंदोलन भी चलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो आंदोलन 1922 में चलाया गया था, किसके नेतृत्व में? ठाकुर कल्याण सिंह खाचरियावास और श्याम लाल वर्मा के नेतृत्व में। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर नगर में मेवाड़ भील नेता मोतीलाल तेजावत की मुक्ति के लिए मोतीलाल दिवस भी मनाया गया। ये आपको याद रखना। कब मनाया गया? ये तिथि आपको याद रखनी है, 5 अप्रैल 1931, ठीक है, 5 अप्रैल 1931 को। 1931 ईस्वी में श्री कपूरचंद पाटनी व जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होगी, ठीक है। किनके प्रयासों से? कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से। कब हुई? 1931। 1936 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से श्री हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। अब देखो प्रजामंडल का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। कब किया गया? 1936, 1936 के अंदर किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, जयपुर के श्री चिरंजी लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगले तथ्य पे चलते हैं। सन 1938 में जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर 1938 में अध्यक्ष कौन बने? तो 1936 में चिरंजी लाल और 1938 के अंदर जमनालाल बजाज। उनकी अध्यक्षता में जयपुर में 8 से 9 मई 1938 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 8 से 9 मई 1938 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जमनालाल बजाज ने। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, कस्तूरबा गांधी का जो संबंध है वो जयपुर प्रजामंडल से है। 1939 में जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। 18 मार्च 1939 को जयपुर में श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में महिला सत्याग्रह शुरू हो गया। अब यहाँ से देखो, ये जो दुर्गा देवी शर्मा है ना, इसका संबंध आपको पूछेगा कि कौन से प्रजामंडल से था, तो आपको बताना जयपुर प्रजामंडल। 1940 में जयपुर प्रजामंडल का पंजीकरण हुआ तथा हीरालाल शास्त्री को अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को अध्यक्ष बनाया गया। फिर देखो बार बार एग्जाम में छपता है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए से आप जरूर ऐड करना, जरूर याद रखना। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? 17 सितंबर 1942 को। ये तिथि कई बार पूछी है, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ने रियासत के प्रधानमंत्री श्री मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ था। ये देखो बार बार पूछा जाता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। समझौता क्या था? जिसके तहत महाराजा ने राजकाज के जनता को शामिल करने के लिए अपनी नीति का उल्लेख किया और हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखने का निर्णय लिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। इस समझौते के विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने एक नए संगठन का गठन कर दिया था। उस संगठन का नाम क्या था? आजाद मोर्चा। आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, आजाद मोर्चा।
का गठन कर जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। 1946 में जयपुर रियासत द्वारा देवी शंकर तिवारी प्रथम गैर सरकारी सदस्य के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में बना हुआ सवाल है बिल्कुल। इस प्रकार जयपुर राज्य में राजस्थान का पहला राज्य बना जहां अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया गया। 1 मार्च 1948 को जयपुर के प्रधानमंत्री वीटी कृष्णमाचारी ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की और 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। ठीक है, यानी जब एकीकरण होता, चौथा चरण था, तब जयपुर को और 4 बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। उसमें से एक जयपुर रियासत थी जो कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो गई। आगे जो बात करने वाले हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में, जो कि राजस्थान की प्रमुख छतरियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जयपुर की छतरियों की चर्चा करते हैं। गटोर की छतरियां, गैटोर की छतरियां जो कि नाहरगढ़ में स्थित है। जयपुर के दिवंगत राजाओं की छतरियां, केवल सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ स्थित नहीं, ये भी आपको याद रखना। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस के परिसर में जय निवास उद्यान में एक कोने में स्थित है। ठीक है, जो कि महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनवाई थी। राजा मानसिंह प्रथम की जो छतरी वो आमेर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यानी आमेर में स्थित है। महारानी की छतरी रामगढ़ रोड जयपुर में स्थित है। खंगारोद की छतरी नारायणा जयपुर में स्थित है। खंगारोद की छतरी कहाँ है भाई? नारायणा जयपुर में स्थित है। जोधपुर की छतरियों की बात कर लेते हैं तो जसवंत थड़ा शाही स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उसके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह ने कब बनवाया था? 1899 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1899 ईस्वी में। सफेद संगमरमर से निर्मित भव्य इमारत है। ठीक है, इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे राजस्थान के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ जोधपुर के शासकों की छतरियां भी हैं। इसके बाद अगली छतरी की बात करते हैं तो रानी सूर्य कंवर की छतरी 32 खंभों की छतरी जोधपुर में स्थित है। सिंहव्यूह की छतरी 20 खंभों की जोधपुर में स्थित है। मामा भांजे की छतरी 10 खंभों की जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये छतरी धन्ना और गहलोत और बिया चौहान की है, जो आपस में मामा भांजे थे। ये भी आपको याद रखना कि धन्ना और बिया की छतरी का जोधपुर में, जिसे मामा भांजे की छतरी के नाम से जाना जाता है। गोराधाय की छतरी, इसमें 6 खंभे स्थित है। गोराधाय की छतरी ये भी जोधपुर में। आपकी राठौड़ राजाओं की छतरियां मंडोर में स्थित पंचकूट नामक स्थान पर स्थित है। कीरत सिंह की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। इस छतरी को करोड़ों की कीर्ति के धनी की छतरी भी कहा जाता है। ब्राह्मण देवता की छतरी, ये अपने वन रक्षक में जो एग्जाम हुआ था उसमें सीधा सीधे पूछा गया था ब्राह्मण देवता की छतरी का है। तो मंडोर के पंचकूट के निकट लाल बुलई पत्थर की छतरी मेहरानगढ़ के दुर्ग तांत्रिक अनुष्ठान जिसे ब्राह्मण ने आत्म बलिदान दिया था, ये छतरी उसे ही समर्पित है। तो ये कहाँ स्थित है? जोधपुर के मंडोर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसे आप जरूर याद रखना। कागा की छतरियां लगभग 150 छतरियां बनी हुई है। ये भी जोधपुर में स्थित। सेनापति की छतरी है जोधपुर नरेश मान सिंह की सेनापति इंद्रराज संघवी की छतरी है। ठीक है, आहड़ा इंगोला और जैसलमेर की रानी की छतरी भी यही स्थित है। अजीत सिंह की छतरी जोधपुर में मंडोर उद्यान में बनी हुई महाराजा अजीत सिंह का देवल स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? ये इंपॉर्टेंट है, महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा अभय सिंह ने। अब भीलवाड़ा की छतरियों की बात कर लेते तो 32 खंभों वाली छतरी मांडल के अंदर है। किसकी छतरी है? जगन्नाथ कच्छावा की छतरी। आमेर के जगन्नाथ कच्छावा की छतरी किसने बनवाई थी? सवाल पूछा हुआ। शाहजहां द्वारा निर्मित है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित है। जगन्नाथ कच्छावा का मांडल में मेवाड़ सेना के विरुद्ध युद्ध में निधन हो गया था। राणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा की समाधि है, जो कि 8 खंभों की छतरी है। ये भी आपको याद रखना है। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी भीलवाड़ा के मांडल में। राजा जोत सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। राजा जोत सिंह की छतरी का है बदनौर भीलवाड़ा में। गंगाबाई की छतरी ग्वालियर महाराजा महादेवजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। तो बस आज के लिए इतना ही। वापस जोधपुर वाली अपनी छतरी आ गई है गलती से, तो इतना ही है। ठीक है, तो आज की क्लास को यही विराम देना चाहेंगे। इस क्लास को आप अच्छे से देख सकते हो। इसमें आपको जो भी एग्जाम आए हुए सवाल है, जो बनने वाले सवाल है, वो बिल्कुल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।